हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करें अगर हम लोग, तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जितना किया था हम लोगों ने, ये सोचकर किया था कि यहाँ पे हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे, बस उनमें इनमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे कैपेसिटर की बात करते हैं हम लोग, कैपेसिटर सीरीज में जैसे जोड़ते हैं उसी का जस्ट रिवर्स रजिस्टर जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसे रजिस्टर दोनों सीरीज में, ये कैपेसिटर, तो कैपेसिटर सीरीज में कैसे जोड़ते थे, 1 अपॉन होकर, रिवर्स होकर। जैसे इसका C1 ये C2 है, तो C इक्विवेलेंट कितना बताया था हमने, दोनों का मल्टीप्लाइड कीजिए और दोनों का क्या कर लीजिए, सम। ये इनवर्स करके जोड़ने का तरीका होता है। और यहाँ पे रजिस्टर की बात करें R1 और R2, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये जुड़ जाएंगे। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं ऐसे C1 और C2 का, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर का क्या हो जाएगा, तो रजिस्टर एक ये अगर है, ये दोनों पैरेलल में है R1 R2, तो इनका नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट लिखेंगे, जैसे ये हो जाता था उसी की तरीके से R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये एक्चुअली यहाँ से बना है 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसलिए हम ये बताते हैं क्योंकि बाद में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सॉल्व करने के बाद वो आंसर जैसे 3/5 आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही छोड़ देते हैं। जबकि इधर देखिए क्या निकालना था, R इक्विवेलेंट, ना कि 1 बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स ना, तो ये रिवर्स करके जब हम 5/3 लिखेंगे तब हमारा आंसर आएगा इतना ओम। लेकिन ये हम कभी कभी क्या करते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए हम ये वाला ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें कोई रिवर्स करने की जरूरत है ही नहीं, ये रिवर्स्ड फॉर्मूला है पहले से। तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंस का निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। तो कैपेसिटर में जितने भी सर्किट हमने करा है पूरा का पूरा डिक्टो कॉपी करके हम कैपेसिटर की जगह पे रजिस्टर रख दें और उनको फिर से सॉल्व करें। बस इतना काम करेंगे कि जहां पर कैपेसिटर सीरीज में रिवर्स होकर जुड़ते थे वहां पे रजिस्टर डायरेक्ट जोड़े जाएंगे, और जहां पर कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते थे वहां पर रजिस्टर पैरेलल में क्या होंगे, इनवर्स होकर जुड़ेंगे। बस इतना ही करना, बाकी सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, सेम टू सेम। एक दो क्वेश्चन हम कर देंगे अभी जो थोड़े से अलग तरीके के मिलेंगे हम लोग को भी। जैसे एक हम बता दें, सिमेट्रिक जितने थे हमारे पास, हमने एक दो तो करा था, एक और क्वेश्चन करते हैं दूसरे तरीके से। आप इसको कर सकते हैं सिर्फ उन सर्किट्स पे जो क्या हो, सिमेट्रिक हो। मान लीजिए कुछ इस तरह से है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, इनमें रजिस्टर, इनमें है, इनमें रजिस्टर, इनमें सारी ब्रांचेस में क्या है, इक्वल रजिस्टर है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। कैसे, इस एक्सिस का अबाउट देखिए, ऊपर जैसे दिख रहा है वैसे नीचे, या इस एक्सिस का अबाउट देख लीजिए। तो ऐसे सिमेट्रिक में मैंने एक लॉजिक बताया था, क्या करना है आपको, ब्रांच को यहीं से ब्रेक करना होता था, ऊपर इसको और नीचे इसको, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बनता है, ब्रेक कर लेते थे। लेकिन अगर ब्रेक ना करे तो क्या होगा, तो ब्रेक नहीं अगर है तो ध्यान सुनिए, इसमें सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या करेंगे, A और B को एक बैटरी से जोड़ लीजिए, सोच के जोड़ने की जरूरत नहीं, बस सोचना है कि हाँ जुड़ा है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस लेंगे हमेशा, एक मान लीजिए हाई वोल्टेज पे ले लें हम लोग, तो करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा। तो यहाँ से करंट को मान लीजिए हम कुछ सिमेट्रिक यहाँ पर वर्क कर रहा है ऐसा कि हम 4I ले लें, अगर करंट जो बैटरी से निकल रहा हो कितना ले लें, 4I, तो यहाँ पे 4I तो आ गया। अब देखिए यहाँ आने के बाद इसके पास कितने रास्ते, 1 2, तो मान लीजिए ऊपर वाले में कितना चला गया, आधा, और नीचे वाले में आधा। क्यों हाफ हाफ डिवाइड किया, क्योंकि जैसा ऊपर सिमेट्रिक है वैसा ही नीचे सर्किट सिमेट्रिक में मिल रहा है, इसलिए हमने हाफ हाफ बांट लिया। यहाँ आने के बाद इसके पास फिर से कितने रास्ते, 1 और 2, एक ऊपर जाने का एक नीचे। तो ये 2I आ रहा था, तो ऊपर मान लीजिए I, नीचे कितना, ये भी I, दोनों तरफ I हो गया, 2I हो गया। यहाँ से भी वही काम कर लीजिए, ऊपर भेज दीजिए कितना I और इस तरफ भेज दीजिए I। देखिए I इधर से आया, इसमें गया, इधर से जो I आया है ये वापस चला जाएगा, और इधर का I ये वापस इसमें चला आएगा। फिर इधर से I और ये I मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2I, यहाँ का I और यहाँ का I मिला कितना हो जाएंगे, 2I मिला कितना हो गया, 4I। तो बैटरी से निकला कितना था, 4I, और जा कितना रहा है, 4I। तो मतलब ये है कि हमने करंट को सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या किया है, सही डिवाइड कर लिया। ये सिमेट्रिक में वर्क करने वाला और कहीं नहीं, यानी कि ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ऐसा तो बांट लेंगे, नहीं बांट पाएंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो अब देखिए R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, प्लस माइनस इसका हो गया, मान लीजिए वोल्टेज V रखता है, तो इस V बैटरी की वोल्टेज जो है वो किसको करंट देगा, इन सबको। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे इतने लोग हैं, उसे ये पता है कि वहाँ पे एक R इक्विवेलेंट कुछ होगा मिलाकर, उसको करंट दे रहा है। तो V बराबर I इंटू R होता है, कितना करंट दे रहा है ये, 4I, तो V इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू 4I हम लिख सकते हैं, ठीक। अब इस पॉइंट का A नाम है वेयर
ए मान लीजिए इसको ये था और ये क्या है बी है। ओके, ए से बी अगर हम पहुंचे तो हमने कहा था पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है पैरेलल में, या पोटेंशियल जब पॉइंट प्रॉपर्टी यहाँ से आप यहाँ पहुंचो तो सेम पोटेंशियल मिलेगा चाहे जिस रास्ते से जाओ, ऊपर से आएंगे तब भी, यहाँ से जाएंगे तब भी, नीचे से आएंगे तब भी, हर एक डायरेक्शन में क्या मिलेगा पोटेंशियल सेम मिलेगा। अच्छा, ए से बी अगर इस डायरेक्शन से आते हैं तो कितना मिलता v बराबर, पहला रास्ता हो गया। एक और रास्ता चूज कर लीजिए, उसको बराबर कर लीजिएगा। इस रास्ते से यही ना वोल्टेज मिलता और कहीं मिलता कुछ नहीं है, बस बैटरी था इसका वोल्टेज भी लिख दिया। दूसरा रास्ता इसके यहाँ पहुंचने का क्या हो सकता है, ये नीचे वाला, इसको हम पकड़ लिया, ऊपर वाला पकड़ लिया, ऐसे बीच में से घूमते हुए हैं, कहीं कुछ भी कर लीजिए आप, आंसर सेम आएगा हर बार, तो हम नीचे वाला पकड़ लेते हैं। अब इसमें क्या करिएगा, जहां से करंट एंट्री करता है उसको प्लस लीजिएगा, जहां से निकलता है टर्मिनेट होता है उसको माइनस। ये रजिस्टर की बात बता रहा हूं मैं, प्लस माइनस। इसमें कितना करंट आएगा आई, हर जगह का करंट, इस रजिस्टर में 2i, इसमें i और इसमें 2i, इतना करंट हो गया, हमें पता हो गया। अच्छा, इस रास्ते से जब यहाँ पे आएंगे आप नीचे से नीचे, तो कितने रजिस्टर को फेस करके आना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4। यहाँ से जब हम आएंगे तो कितने का वोल्टेज लॉस होगा, I इंटू आर, तो आर यहाँ का मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, सब जगह आर है, ऑल रेजिस्टेंस हैव रेजिस्टेंस आर, इक्विवेलेंट है आर के सबका। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर कितना हो जाएगा 2IR, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा IR, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा IR, यहाँ कितना हो जाएगा 2IR, है कि नहीं। यहाँ सबका जगह रेजिस्टेंस सेम है ना, बस इसमें करंट 2i था, इसमें करंट 2i था, यहाँ पे i था। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आप ध्यान दीजिएगा, जो पहले मिल रहा है सबको आप पहले वाला लीजिए। जैसे हम यहाँ पे देखिए ऐसे चलकर आए थे तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला हमें, बैटरी का प्लस ना, दैट्स वाई प्लस लिखा है। यहाँ भी वही काम कीजिएगा, यहाँ से आप बी तक आइएगा जरूर, लेकिन जितने लोग मिलेंगे सबका पहला टर्मिनल लिखिएगा। तो इसका पहला मिलेगा प्लस कितना 2IR, इसका पहले प्लस मिलेगा कितना IR, फिर इसका कितना प्लस मिलेगा IR, फिर इसका कितना मिलेगा प्लस 2IR। 2IR IR कितनी बार हो गया 2 4 6 IR इक्वल्स टू V, और V को हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इंटू 4I लिख सकते हैं, ये 6IR हो गया। तो देखिए I ने I को मारा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 6/4R, मतलब 3/2R, ये आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है जो मैंने ब्रेक करने वाला बताया था कि ब्रेक करके ऐसे करके देखिए क्या आंसर सेम आना चाहिए। यस, देखिए चेक करते हैं, ये ऊपर हो गया, यहाँ का देखिएगा थोड़ा सर्किट हम इधर बना देते हैं साफ 1 2 3, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ इनके बीच में निकालना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इनके बीच में है, ठीक है, सब आर के हैं। तो देखिए ये सीरीज में 2R, ये सीरीज में 2R, फिर बाद में ये पैरेलल आप वापस हो जाएगा R, क्योंकि रिवर्स होकर जुड़ता है। सीरीज में डायरेक्ट R 2R, सीरीज में R 2R, पैरेलल में 1 होकर होता है, तो चेक करेंगे तो R आ जाएगा। तो कितने हो गए R 3R, यहाँ से यहाँ तक। वैसे इनका भी कितना आ जाएगा 3R कितनी बार हो गया 2 टाइम्स, तो पैरेलल में दोनों हो गए तो कितना हो जाएगा नेट 2 टाइम्स हो गया, 2 से डिवाइड कर लीजिए 3/2R। तो अब किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं कि इसी रास्ते से चलने पर आएगा, आप इसको जोड़ने के बाद आप ऐसे ऐसे घूम कर आओ, ऐसे ऐसे सीधे घूम कर आओ, किसी भी रास्ते से आइए आंसर सेम मिलेगा। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक तरीका जिसमें सिमेट्रिक सर्किट हो तो उसमें हम करंट डिवाइड करके इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन में। एक बात कि कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें करंट डिवाइड करना, वोल्टेज डिवाइड करना, ये क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर, सर्किट में 4-5 रेजिस्टेंस दे देंगे, उसमें से किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर को क्या करेंगे स्पेसिफाई, उसमें पूछ लेंगे क्या करंट बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेसिक पार्ट क्या है कि अगर आपको सीरीज और पैरेलल में डिवाइड करना आ गया करंट को और वोल्टेज को, तो आसानी से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गलत तो नहीं होगा, थोड़ा समय लेगा बट गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज डिवीजन, हमने कैपेसिटर में भी बताया था ये वोल्टेज डिवीजन कैसे किया जाता है, रजिस्टर में भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास रजिस्टर है सीरीज में और इसको हम जोड़ दें किसी सोर्स से भी वोल्टेज के, ये R1 रजिस्टर या R2, क्या लगता है इसमें क्या सेम होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, I और I सेम जाएगा। तो करंट तो सेम है, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या होता है करंट डिवीजन होने वाला है। क्यों, देखिए करंट डिवीजन क्यों बता रहे हैं, करंट डिवीजन इन पैरेलल, दिस रजिस्टर एंड दिस वन कनेक्टेड विद
एंड सो अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V, R1 रेजिस्टर, R2 रेजिस्टर। अब देखिए इसमें जरा, यहाँ जो करंट I निकलेगा वो यहाँ जाने के बाद कितने रास्ते में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पूछा जाता है I1 और I2 बताइए, जबकि वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में सेम, तो इसका भी है तो इसका भी कितना वोल्टेज V और इसका भी कितना V। यहाँ पे करंट सेम होता है सीरीज में, इसलिए वोल्टेज को डिवाइड करने का तरीका सोचना हमें, क्योंकि करंट तो सेम है दोनों के लिए। यहाँ पर वोल्टेज सेम है इसलिए करंट की बात करनी होती है, इसलिए करंट डिवीजन करना होता है। तो सिंपली लॉजिक देखिए, यहाँ जो करंट जाएगा वो तो आई हो गया। वोल्टेज की बात करें तो करंट सेम हो गया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है आई आर। करंट जब सेम हो गया तो क्या V प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हैं आराम से, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा। तो हम इसका वोल्टेज V1 मान ले, इसका वोल्टेज V2, मतलब पहले रेजिस्टर ने जो V1 वोल्टेज खत्म किया है उसकी वैल्यू होगी कितनी, तो V1 बराबर, तो V ये डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट R के बराबर होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ का लिखेंगे तो इस R1 को तो जरूर लिखिए पहले, हो गया। अब ये सोचिए कि किसको बांटना है, इसी वोल्टेज को ना दोनों में देंगे। अगर ये 10 वोल्ट का होगा और ये 2 खा गया तो इसके हिस्से में कितना आएगा 8 आएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। तो जिसको बांट रहे हैं अब उसकी बारी, जिन लोगों में बांट रहे हैं, जिन दो लोगों में, इन दोनों में ना उनका सम नीचे, बस यही इतना करना है। रिपीट, V is directly proportional to R because I is constant, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर में V प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो V1 यहाँ का लिखेंगे तो R1 लिखेंगे पहले, ठीक। और साथ में जिस चीज को बांटना है वो ऊपर और जिन दोनों लोगों में बांटना है उनका नीचे सम करना है। इसी पैटर्न पर हम अगर इसका वोल्टेज लिखना चले तो क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, V बराबर आई आर के अकॉर्डिंग, R प्रोपोर्शनल में, तो V2 बराबर R2 और जिस वोल्टेज को बांट रहे हैं और जिन दोनों में बांट रहे हैं, ये दोनों हो गए सिंपली। बस इसी पे हमेशा काम करेंगे हम हमेशा। अच्छा, पैरेलल में अगर कभी हो गया कि हमको करंट बांटना कितना कितना जाएगा, यहाँ से 6 एम्पियर गया, अब कंफ्यूजन है किसमें जाएगा कितना, इसमें कितना जाएगा, ठीक। तो वैसे केस में क्या करना, अगर ऊपर का करंट लिखना आपको I1, तो जो मेन करंट आ रहा है I बैटरी से वो लिख लीजिए क्योंकि उसी को बांटना है। दूसरी चीज, अब जरा यहाँ देखिए क्या कॉमन है दोनों में, वोल्टेज कॉमन है। तो V बराबर आई आर में I बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर, तो वोल्टेज तो कॉमन है दोनों के लिए कांस्टेंट, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर, ठीक। जैसे यहाँ V प्रोपोर्शनल V बांटना था तो V को निकालना, यहाँ I बांटना तो I किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनवर्सली R के हो रहा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, ये लॉजिक होता है। तो I1 लिखने चलेंगे इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस ले लीजिए इनवर्स करके, क्योंकि I इनवर्सली है ना, डिवाइडेड बाई जिस करंट को बांट रहे थे वो जिसमें बांट रहे हैं उसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जिन दोनों में बांट रहे हैं वो। नीचे वाला दोनों में कॉमन है और ऊपर वाला जिसको बांट रहे हैं वो भी कॉमन है। बस यहाँ पे V R के प्रोपोर्शनल था, इसलिए R2 के V2 की जगह R2 और V1 की जगह R1, मतलब उसके प्रोपोर्शनल में। और यहाँ इनवर्सली इसलिए I1 के साथ में कौन है R2, ऐसे ही I2 के साथ में कौन हो जाएगा R1 आ जाएगा। और फिर जिसको बांट रहे हैं वो डिवाइडेड बाई जिन दोनों में बांट रहे हैं वो R1 I अपॉन R1 प्लस I। ये लॉजिक चलता है हमारा करंट डिवाइड करने और वोल्टेज डिवाइड करने में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो हमारा समय इसमें ना जाए उसके लिए हम ये लॉजिक यूज करेंगे। और कैपिटल I कैसे निकालेंगे आप, कैपिटल I की बात करेंगे, अगर सिर्फ वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस, तो I बराबर क्या लिखते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 R2 किसमें पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इससे R1 I निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, अच्छा, अब अगर मैं चाहता कि मैं I भी नहीं निकालना चाहता, डायरेक्ट वोल्टेज में निकालना चाहता, बस I की वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए तो कितना आ रहा है। I1 बराबर लिखने जा रहा हूँ मैं, तो I1 बराबर I इंटू R2 है, तो I की जगह लिख देता हूँ पहले ये V अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और टोटल डिवाइडेड बाई क्या है R1 प्लस R2। तो ये तो कट जाएगा, इससे कितना आ गया हमारे पास V R2 बाई R1 R2। ये लॉजिक हो गया, I1 हो गया V R1 R2 R1 R2 नीचे डिवाइड। ऐसे ही अगर मैं इसका करंट लिखने जाता तो लॉजिक में मतलब इसी की सिमिलरिटीज का लिखता है I2 बराबर V लिखता, करंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए अब सीधे वोल्टेज और जिसमें बांटना है उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक छोटा सा इस पर न्यूमेरिकल मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था। जैसे
आप इसको करिएगा पहले सिंपल जिस तरीके से आप कर सकते हैं उससे। मान लीजिए 3 ओम का 6 ओम के रेजिस्टर दोनों को पैरेलल में जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दिया गया है 10 वोल्ट की। मैं पूछूं इसमें करंट बताइए I1 और इसमें I2 बताइए करंट कितना आएगा। तो लॉजिक कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। इस फॉर्मूले को अगर पकड़े हम I1 बराबर लिखने चले ऊपर वाले में, तो दूसरे का करंट रेजिस्टेंस लेना है और फिर वोल्टेज लेना है, फिर दोनों वोल्टेज का दोनों रेजिस्टेंस का क्या करना है मल्टीप्लाइड। तो कितना हो जाएगा 6 से 6 का जाएगा कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर। देखिए कहीं जरूरत पड़ा आपको करंट निकालने का, नहीं पड़ा कि मेन करंट निकालना पड़ेगा तब करेंगे हम। एक और तरीका होता है जो 10th में बताया जाता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, फिर यहाँ से मेन करंट निकालिए, वो मेन करंट ले जाकर ऊपर I1 निकालिए, मान लीजिए नीचे I2, फिर ये इक्वेशन बनाना होता है कि मेन करंट इन्हीं दोनों बटा है, इसलिए I1 प्लस I2 बराबर आई इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन बनता है कि यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, तो 3 इंटू I1 और नीचे का वोल्टेज 6 इंटू I2। अब इन दोनों को हम इक्वेशन मान के 1 और 2 सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है। ये इतना बड़ा नहीं काम करना है, सिंपली आपको एक स्टेप में करना है। आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से आंसर सेम आएगा। I2 लिखना हो जाता तो इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस लेते हैं, इसका वोल्टेज लेते हैं और दोनों का सम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10/3। सॉरी क्या गलती हुआ है, मल्टीप्लाइड होगा, सॉरी नीचे दोनों का मल्टीप्लाइड है ना, 3 इंटू 6 है तो ये कट जाएगा इससे, तो 10/6 आ जाएगा। ये हो गया करंट, आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। क्लियर, तो मूव करते हैं आगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। समय इस पे फालतू का बेकार होगा क्योंकि कैपेसिटर का हमने काफ़ी क्वेश्चंस करा है कॉम्बिनेशन पे, तो सेम सर्किट बनाकर या डिफरेंट जो भी मिले आपको बुक से वो कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग EMF और टर्मिनल वोल्टेज की। EMF क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम तो लग रहा है कि फोर्स जैसा, लेकिन फोर्स है नहीं, ये है एक तरह का वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। फोर्स क्यों लगा नाम इसका, मतलब फोर्स जैसा क्यों रखा गया फिर, तो उसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है। हम पहले EMF को समझते हैं। EMF को समझने का एक तरीका सिंपल सा, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक वायर है, ये इसका पोटेंशियल V1 है प्लस में, इसका पोटेंशियल V2 माइनस, मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है, या V2 ले लीजिए, सिर्फ लोअर है, ये लो है, ये हाई है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, V1 हाई माइनस V2 लो। इसमें हाई की तरफ से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से चार्ज भागने लगते हैं, प्लस। तो जब प्लस भागेंगे, जिधर प्लस जाता है उधर ही करंट होता है, ठीक। तो करंट जाता रहेगा, रास्ते में कुछ रेजिस्टर होगा, बल्ब होगा, फैन होगा, तो उसमें कुछ वर्क करेगा और अपनी एनर्जी क्या करता है, खत्म करता रहेगा। ये फिर यहाँ से जाएगा, फिर खत्म करेगा, फिर जाएगा, फिर खत्म करेगा। तो ये वोल्टेज का जो डिफरेंस है ना, ये कम होने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। ये 5 वोल्ट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। अगर डाउन होगा तो I = V/R से, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो इसमें करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, डाउन। और करंट डाउन होने लगेगा तो पता चला कि हमारी बल्ब क्या होने लगेगी, एकदम डीम होने लगेगी, हो सकता है उसका ग्लो क्या होने लगे, कम होने लगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो जब तक हमारे घर में बैटरी लगी होती है, बैटरी से इन्वर्टर से जैसे बल्ब जल रहा है, तो ये कंटिन्यू चलता है। अगर खत्म होता है बैटरी तो एक साथ बंद, खत्म। ऐसा नहीं कि बल्ब पहले तेज चल रहा फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होता कभी। तो वो ये वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट कैसे रहता होगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं एक बैटरी से, और ये बैटरी से क्या करता है, इनके टर्मिनल के जो वोल्टेज थे V2 और V1, इनका डिफरेंस डेल्टा V, इसको बरकरार रखता है, कांस्टेंट बना के रखता है जितना था। ऐसा कैसे करता होगा, तो बैटरी करती क्या है, बैटरी टर्मिनल जो इनके दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस था, टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस था उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता होगा, मतलब इनको जीरो कम होने नहीं देता है, कम होते तो जीरो हो जाते, कम नहीं होते तो कैसे, तो बाई कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी करता क्या है, अगर ये दोनों के टर्मिनल पे जुड़ गया तो अपने अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट को कन्वर्ट करता है, उसमें स्टेबल, उसमें प्रेजेंट केमिकल एनर्जी को बदलता रहता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों के टर्मिनल को क्या करता है, सेम पोटेंशियल पे बना के रखता है। कॉमन डिफरेंस जो इनका आता है वो क्या रहता है, बना रहता है, मेंटेन रहता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ईएमएफ एक्चुअली है क्या। फिर ये तो बैटरी का काम समझ में आ गया कि बैटरी वोल्टेज को बना के रखता है, ठीक। ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ को समझने का एक सिंपल सा लॉजिक या सिंपल सा कह सकते हैं एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है ऐसा, ये बैटरी है, बैटरी माइनस इधर प्लस इधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगा, पक्का। ये प्लस से जुड़ा है तो इस रजिस्टर का ये टर्मिनल प्लस से हो गया और ये वाला माइनस से जुड़ा है तो माइनस से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक। अब सोचिए इसमें जो प्लस चार्ज होगा वो किधर जाएगा, ऐसे भागेगा, और वो प्लस चार्ज जब इसमें से रजिस्टर में से भागता है तो यहाँ कुछ वर्क करता है। बल्ब होगा तो उसको हीट एनर्जी में बदल देगा अपने वर्क को, और अगर हीटर होगा तो हीट एनर्जी में कह सकते हैं, बल्ब होगा तो लाइट एनर्जी में कहेगा, फैन है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। मतलब यहाँ पे ये चार्ज क्या करने वाला है, एक तरह का वर्क। वो वर्क कन्वर्ट होगा किसमें, वो डिपेंड करता है कि यहाँ का अप्लायंस कौन सा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस इधर प्लस इधर है, जनरली प्लस को जाना चाहिए इधर, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन जाएगा। लेकिन सोचिए ये जो प्लस आया है, ऐसे करंट इधर आया है, प्लस आने का मतलब करंट आता है, सिंपल सी बात है, इधर आया है, यहाँ से ऐसे जाना चाहता है, लेकिन प्लस को घूमना तो ऐसे ही है क्योंकि रजिस्टर में से ऐसे ही जाएगा और बार बार ऐसे घूमेगा। तो ये बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज को क्या करती है, भेजती है। जबकि नॉर्मली अगर कभी हम प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में एक चार्ज रख दें तो ये चार्ज किधर जाना चाहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस उधर धक्का देंगे माइनस खींचेगा। लेकिन अगर हम कभी जबरदस्ती इसको इधर भेज दें प्लस को, मतलब हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैटरी ही है जो इस चार्ज को जबरदस्ती यहाँ भेजती है, क्या देकर, वर्क देकर। तो बैटरी द्वारा जो वर्क होती है, वर्क बाई बैटरी ऑन दिस चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल। ये प्लस मतलब बैटरी यहाँ से प्लस चार्ज को उठाती है, जबरदस्ती उसको भेजती है प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो एक वर्क करेगी इस पे, वो वर्क प्लस पे होता है ताकि ये प्लस एक साइकिल घूम कर आ जाए। जैसे यहाँ आएगा फिर से उसको भेजना पड़ता है, फिर घूम कर आएगा फिर भेजना पड़ता है, तो जाता है जब, तो जो वर्क किया गया बैटरी के थ्रू इस पर, तो उसके अंदर एनर्जी थी तो गया कहाँ, यहाँ से घूमते हुए आ रहा है, फिर भेजना पड़ रहा है, मतलब बार बार देना पड़ रहा है ना एनर्जी इसको वर्क के थ्रू। तो ये जब जाता है तो यहीं पे लॉस करके आता है, यहाँ से एनर्जी दिया, खेलते कूदते गया यहाँ पर, फिर लॉस किया, फिर वापस आ गया थक कर, फिर यहाँ से एनर्जी मिलता, फिर एनर्जेटिक गया, फिर एनर्जी लॉस करेगा, फिर आएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में बैटरी इसको क्या देती है, वर्क करती है इसके ऊपर, और जिस चार्ज पे वर्क करती है उन दोनों का रेशियो, वर्क डन बाय बैटरी ऑन दिस चार्ज इज नोन एज ईएमएफ टू कंप्लीट वन साइकिल। और इस वन साइकिल में वो चार्ज अपनी एक जो इस पे वर्क किया गया था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है यहाँ आकर। किस एनर्जी में, वो डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। डन। ओके, एक और तरीका देखिए, जैसे हम एक गेम की बात करें, या गेम छोड़िए, टंकी होती है हमारे यहाँ, पानी टैंक जो ऊपर रखा होता है, मान लीजिए कि 1000 लीटर का है, उसमें हमने पानी भर दिया, ऐसे पूरा भरा यहाँ तक, इसमें हमने पाइप लगा दिया, पाइप के थ्रू आता है नीचे पानी, और यहाँ मान लीजिए कि क्या हो गया, डिस्पोज हो गया, गिर गया नीचे, गड्ढे में चला गया। ठीक, अब ये पानी खराब हो गया, यह खराब होने का मतलब चला गया। अब हमें यहाँ से पानी का लेवल क्या होता रहेगा, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, एक दिन एक समय पानी खत्म हो जाएगा और इसमें पानी आना क्या हो जाएगा, बंद, खत्म हो गया। हम क्या चाहते हैं कि इसमें पानी बना रहे, तो
तो हम इस पानी के कनेक्शन को मोटर के थ्रू लगाकर फिर से भेज देते हैं। इस टंकी, इस पानी को, या ये पानी गड्ढे में है तो गड्ढे के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करके चला जाएगा हमारे पास कौन से लेवल में, नीचे वाटर लेवल होता है ना, वाटर टेबल जिसे कहते हैं, उसमें बैठ जाएगा। यहाँ से समरसेबल लगा के हम डायरेक्ट खींच लेते हैं, इससे नहीं खींचना है तो समरसेबल इसको क्या करता है, पंप करके वाटर को फिर चढ़ाता है, यहाँ फिर भरा रहता है, फिर आएगा, फिर यहाँ से भेजेगा, फिर आएगा। तो यहाँ पे पंप कर क्या रहा है, पंप जो नीचे आ चुका है पानी, यहाँ पे H2O पानी यहाँ आ चुका है, वो नीचे ग्राउंड में चला गया, तो उसके पास एनर्जी नहीं है, वो ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी इसमें है, वो नीचे आराम से आएगा अपने आप, बस पाइप लगाइए, पाइप के थ्रू चलाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब नीचे आ गया है तो इसके पास एनर्जी क्या हो गई, नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो यही रहेगा, अपने आप नहीं जाएगा, तो उसको भेजना पड़ता है। तो भेजने के लिए पंप क्या करता है, वर्क किसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर, तो जो वर्क करता है ताकि वो एक बार फिर जाए, फिर वापस चलाए, फिर भेजेगा, फिर जाए, फिर वापस आए, इसको वन साइकिल कहते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए जो वर्क होता है, वही वर्क एक्चुअली इस पंप के थ्रू जो किया गया है, एक तरह का क्या कहलाएगा, यहाँ पे EMF कहलाएगा। लेकिन कब, वर्क को EMF नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर जिस चीज पे किया जा रहा है उस चीज को हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो खैर वाटर को डिवाइड करेंगे नहीं, हम बात कर रहे हैं सर्किट में। तो सर्किट में जो वर्क होता है, जिस चार्ज पे होता है, वर्क अपॉन चार्ज इज नोन एज EMF। और ये वर्क उतना ही है जितने में वो एक क्या करे, कंप्लीट साइकिल पूरा कर ले। डन, चलिए अच्छा, एक चीज तो समझना है कि EMF बेसिकली है क्या। तो EMF सिंपली वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज है, वो वर्क जो हम किसी चार्ज को दें और वो पूरे सर्किट में एक साइकिल कंप्लीट कर दे, और कंप्लीट करके करे क्या, कुछ ना कुछ वहां पे जाके वर्क करे, एनर्जी बदले, अपनी जो वर्क मिला है उसको किसी न किसी दूसरे चीज में क्या करे, कन्वर्ट कर ले। दैट्स ऑल, ठीक। तो EMF तो हो गया बेसिक्स नॉलेज कि EMF को निकालने के लिए हम वर्क अपॉन चार्ज करेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम्ब, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। इसलिए पहले कहा था कि EMF फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, एक तरह का क्या होता है, वोल्टेज होता है। ओके, नेक्स्ट चीज आता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, और ये होता क्या है, तो ये हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस बाय इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी में लिक्विड भरा होता है। लिक्विड मतलब हमारे जैसे कि H2SO4 मान लीजिए घोला गया है बैटरी के, उसमें ये वोल्टेज सेल है, इसमें रॉड्स होते हैं, लिक्विड होता है इसमें, मान लीजिए H2SO4 है। तो ये जो लिक्विड्स हैं इसमें प्लस ये माइनस ये, तो यहाँ से कुछ लोग जाते हैं इस पे, तो इसको रास्ते में भी कुछ हिंड्रेंस फील होता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से चले गए बिना रेजिस्टेंस के, तो अंदर ही अंदर बैटरी का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे यहाँ से बाहर एक बल्ब से जोड़ दिया तो रजिस्टर इसमें तो मिलेगा, करंट को आना है, यहाँ फील करेगा रेजिस्टेंस बाहर का R। लेकिन जब वो करंट अंदर घुसेगा, फिर इस प्लेट से इसमें जाना है, तो किसके थ्रू जाना है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। उसमें जो उसको प्रॉब्लम होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट सिंपली एक सेल जब बनाएंगे तो इसके साथ में हम हमेशा क्या बनाने वाले हैं, ये हो गई EMF सिर्फ बैटरी की होती है, ये वोल्टेज होता है एक तरह का जो चार्ज को भेजता है सर्किट के लिए। स्मॉल r इसी के साथ बनेगा हमेशा, वो भी जनरली हम माइनस टर्मिनल की तरफ बनाते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको जब हम बाहर किसी बल्ब से जोड़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस है ये R, जो भी कुछ हो सकता है यहाँ, बल्ब या जो भी है। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज और EMF का यहाँ पे बहुत ही बेसिक नॉलेज, या कह सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर सिर्फ हम बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स के पास जाएं, यहाँ से यहाँ पहुंचे, और रास्ते में जितना वोल्टेज मिलेगा उसे हम कहेंगे EMF। यहाँ से यहाँ तक जब गए तो जितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा या जितना वोल्टेज गेन मिलेगा उसे हम कहेंगे EMF। लेकिन अगर हम बैटरी के यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेकर अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और कैपिटल E को हम क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं प्लस से, तो यहाँ से करंट निकलेगा, सर्किट में से होके जाएगा, वापस आएगा, तो इसमें भी जाएगा, जो करंट इसमें आई जाएगा वही इसमें भी जाएगा। इस I की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग,
इतना तो हम पढ़े ही हैं कि I इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सर्किट का वोल्टेज जो कि E इस समय है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस R है, ये हो गया, ये करंट है। तो देखिए ऊपर जो है वो क्या लिखा जाएगा, इफेक्टिव EMF। सर्किट में और कोई है जो करंट EMF देगा या वोल्टेज देगा, नहीं, एक अकेला है। तो इफेक्टिव EMF ऊपर, और नीचे क्या लिखा है हमने, इन दोनों का सम, तो यहाँ लिखेंगे R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये हमेशा वैलिड होगा। अगर आपको सर्किट में करंट चाहिए तो सर्किट का नेट EMF निकालिए, ऊपर लिखिए, नेट रेजिस्टेंस निकालिए, वो नीचे लिखिए, करंट आ जाएगा सर्किट का। ओके, अब जरा सोचिए, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सर्किट आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल। तो अगर यहाँ के वोल्टेज को हमने V लिया है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरे का V क्या आएगा, V आएगा, और इसको भी तो हम टर्मिनल वोल्टेज ही कहेंगे। तो जो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज लॉस हुआ है R रजिस्टर का, इसमें करंट I आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लॉस हुआ है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। उसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, IR। अरे यहाँ का वोल्टेज कितना लॉस होगा, यहाँ से आप चलिए यहाँ पहुंचिए, रास्ते में कौन है, सिर्फ अकेला, कितना लॉस कराएगा, I इंटू आर, वोल्ट ओम्स के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज लॉस कितना हुआ, IR। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। ये तो नीचे से हुआ, ऊपर से कितना लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किट को थोड़ा सा अलग बना लीजिए, सिर्फ ऊपर वाले को, ये रहा, सॉरी ये रहा ऐसे स्मॉल r, ये E, ये माइनस, ये प्लस। हाँ, एक लॉजिक जो बताया, करंट जहाँ से एंट्री करता है वो प्लस, जहाँ से निकलता है वो माइनस। किसके लिए, रजिस्टर के लिए है। बाकी बैटरी के लिए छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस, बस इतना लिख लीजिए। तो हमने बनाया कि यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना हो रहा है, टोटल V। अब इसको हम लिखें कैसे, निकालते कैसे हैं, तो अभी आप ओम्स किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें एक बार फिर से बताएंगे हम। लेकिन ऐसी चीज़ों में हमेशा आप क्या करिए, एक पॉइंट से चलिए दूसरी की तरफ, और हमेशा कोशिश करिए जिधर करंट जा रहा है उधर चलिए। तो करंट किधर जा रहा है, सर्किट में देखिए उधर ऐसे, तो यहाँ चलिए, इसका नाम A लिखिए, इसका B। और करंट हमेशा कहाँ से जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो इसको क्या मान लीजिए, हाई वोल्टेज VA प्लस लिख लीजिए, सिंपली हाई वोल्टेज प्लस और लो वोल्टेज माइनस। तो आप यहाँ से चलेंगे तो इसका वोल्टेज पहले लिखिए, फिर जब यहाँ पहुँचिएगा तो यहाँ का लॉस कितना होगा, कितना करंट जा रहा था I, तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, I इंटू आर का, और प्लस लेंगे कि माइनस, तो जो बाद का पड़ रहा है वो लिखा जाता है I इंटू आर। ठीक, फिर यहाँ पहुंचिए, यहाँ भी वोल्टेज कितने का है, E का, यहाँ I का मल्टीप्लाई करना है, खुद EMF है, वोल्टेज है, तो यहाँ कितना लेंगे, पहले का भी बात कर, तो यहाँ बाद का लिए थे माइनस ना, तो इसका भी बात कर लीजिए, प्लस E। फिर यहाँ पहुंचिए, यहाँ कौन है, VB, वो भी किसमें, लो में, बराबर करके 0 कर लीजिए। इतने करना, हर बार ये करना होगा। किरचॉफ में भी बताएंगे हम यही चीज, हमेशा ब्रांच तोड़ना है कहीं से भी, सर्किट का कहीं से यहाँ से यहाँ तक ब्रांच तोड़ लीजिए। चाहते तो सिर्फ इतने को तोड़ लेते, चाहते तो सिर्फ इतने को तोड़ लेते, आपको जो मन करे वहां से तोड़ सकते। तोड़ने के बाद यही तरीका होगा, करंट की डायरेक्शन में चलना है, करंट की डायरेक्शन जहां से शुरू होगी उसको प्लस लेना है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं या वोल्टेज का सोर्स है या वोल्टेज का कंज्यूमर है वहां की वोल्टेज को लिखना है। रजिस्टर में IR करके लिखिएगा, बैटरी का सीधे V लिख दीजिएगा जो भी होगा, और कहाँ का, बाद का भी पहले का लिखना है, प्लस के माइनस के बाद वाला हमेशा लिखिए, हमेशा वाला बाद, और लास्ट में पहुंचने पर माइनस करके बराबर क्या कर लीजिए, 0। ठीक, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर माइनस E, ये उधर जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस IR। तो इसको रिवर्स कर ले तो क्या जाएगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू E माइनस IR हो जाएगा। उधर का माइनस इधर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास ये। और इनका डिफरेंस क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखें B, इसको लिखें A, तो इनका डिफरेंस पहले क्या आया था, V आया था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V, तो V बराबर क्या हो गया, E माइनस IR। ये है टर्मिनल वोल्टेज, ये EMF, और ये हो गया, इसको बोलते हैं बैक EMF। क्यों बैक EMF बोलते हैं, क्योंकि जो मेन EMF होता है उसमें से ये लॉस करवाता है, बैक कर देता है, खत्म कर देता है। दैट्स वाई जो EMF प्योर था उसमें से जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक EMF। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और EMF का क्या रिलेशन होगा, वोल्टेज इक्वल्स टू EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस जो होता है बैक EMF। अब जरा जो सोचिए, इसमें कोई बैटरी ऐसी हो जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, उस बैटरी को हम बोलते हैं आइडियल बैटरी या आइडियल सेल। अगर आइडियल सेल हुआ तो V बराबर क्या हो जाएगा, E।
आर जीरो करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ई। तो वोल्टेज जो टर्मिनल होता है वो ईएमएफ के बराबर सिर्फ किस केस में होगा, जब आइडियल बैटरी होगा। एक और केस हो सकता है जब हम स्मॉल आई को जीरो कर दें, मतलब इस करंट को जीरो कर दें, कैपिटल आई था या स्मॉल आई जो भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे आई लिया तो कैपिटल ले लेते हैं। अगर कैपिटल आई को जीरो कर दें तो भी V बराबर क्या हो जाएगा E। देखिए ये जीरो होगा तब भी तो जीरो होगा। करंट कब जीरो होता है, सोचिए करंट कब जीरो होता है, तो करंट तब जीरो होता है जब सर्किट जो बना था इसमें हम एक स्विच लगा दें यहां पर ऐसे, और इस स्विच को क्या कर दे, बंद कर दे। बंद करने का मतलब ओपन करना, स्विच को ओपन कर दे मतलब बंद हो चुका है। तो अगर हम ओपन कर देते हैं तो सर्किट क्या हो गया, खुल गया है, बंद है, मतलब ऑफ है कि ऑन है, ऑफ हो गया, तो ओपन सर्किट बोलते हैं हम लोग ऑफ को, ओपन सर्किट और ऑफ सर्किट। तो ओपन सर्किट में भी वोल्टेज किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। ये हम नेक्स्ट टर्म पे अच्छे समझ पाएंगे कि इसका यूज क्या है, क्यों ऐसा पढ़ा हम लोगों ने कि वोल्टेज ईएमएफ के बराबर क्यों होता है ओपन में या इसमें क्या होता है। जब हम कंबाइंड सर्किट पढ़ेंगे रजिस्टर और कैपेसिटर का तो बड़ा अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर रिलेशन V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। माइनस लगा है, माइनस का मतलब ये कि इस बैटरी का लॉस हो रहा है इसमें। सिंपली सोचिए यही तो था सर्किट, वही है ना। ये अगर हम इसको ऑन कर दे तो ये लोड अगर बल्ब होगा तो धीरे धीरे जल रहा होगा मतलब लॉस करा रहा होगा किसको, ई को खा रहा होगा। ई अगर एनर्जी वाली बैटरी है कुछ एनर्जेटिक तो उसकी बैटरी की वोल्टेज जो होगी वो कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन बैटरी धीरे धीरे क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो इसके लिए रिलेशन जो आया था वो क्या था, V बराबर E माइनस आई आर। अगर कभी भी टर्मिनल वोल्टेज बराबर EMF माइनस आई आर है, इसका मतलब कि हमारी जो बैटरी थी वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अगर कभी ऐसा दिख जाए E प्लस आई आर, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ये हम एक न्यूमेरिकल में समझ पाएंगे कि ऐसा कब हो सकता है। ऐसा सिंपली तब होगा जब हम सर्किट ऐसा बनाएंगे, एक ये ऐसा ले लीजिए, ये ले लीजिए 2 वोल्ट का, ये ले लीजिए 50 वोल्ट का, ये 2 ओम का, ये 1 ओम का और ये 10 ओम का। तो अब सिर्फ इसके लिए जब हम सोचेंगे तो ध्यान दीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस से करंट निकालना चाहता है, ये इधर से निकालना चाहता है। कौन स्ट्रांग है, 50 वाला, तो ये करंट ऐसे निकाल देगा। तो इस बार करंट ऐसे जाएगा, जबकि पिछली बार क्या हुआ था, प्लस वाले से करंट निकल रहा था, तब हमारा बना था ये V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ इसके अंदर करंट जा रहा है प्लस से, वो भी हर बार प्लस से करंट निकलता है, लेकिन सर्किट में जब दो होंगे तो ये स्ट्रॉन्गर है तो ये कमजोर पड़ गया, तो इसके प्लस में जाएगा करंट। जब प्लस में जाएगा तो ये बैटरी क्या होगी, चार्ज हो गया। इक्वेशन हो जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। ठीक, माइनस होगा तो बैटरी डिस्चार्ज, प्लस होगा तो चार्ज होगा। क्लियर, इतनी चीज याद रखिए, और नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कंफ्यूजन आज होगा। ठीक है, एक चीज और छोटी सी बतानी थी मैं। देखिए, अगर हमारे पास जैसे बोल देता कि E V बराबर E है, सिर्फ एक केस, 2 केस, 3 केस, इस केस में डिस्चार्जिंग, इस केस में चार्जिंग, और इस केस में क्या बताएंगे, तो इस केस में बताएंगे सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट होने के चांसेस क्या है, सिर्फ जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए बैटरी का, या सर्किट का करंट क्या हो, 0, है ना। ये तो हो सकता था I 0 होने का मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, या अगर R 0 है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइडियल बैटरी है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि जो V है वो E के बराबर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। E V के बराबर होगा तो बैटरी या तो आइडियल है या तो ओपन सर्किट है, 2 केस। E इक्वल्स टू V माइनस आई, मतलब वोल्टेज EMF से कम हुआ ना। देखिए EMF में से कुछ घटेगा तब जाके V के बराबर होगा, तो V इज लेस देन EMF। ऐसा कब होगा, जब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और V इक्वल्स टू E प्लस आई आर, इसका मतलब वोल्टेज इस बार ग्रेटर है, जब ये होगा तब चार्ज होगा। तो ये 3 केसेस बनते हैं, इक्वल्स टू का, लेस का और ग्रेटर का। इन तीनों को अच्छे समझ लीजिएगा कि कब क्या होता है। डन, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये सारी चीज़ जो बची हैं इसका भी कॉन्सेप्ट क्या करेंगे आगे और क्लियर होता जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए थैंक यू।